नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 2-3 आर्टिकल्स मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं। एक तो मैं ये वाला आर्टिकल छोड़ रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग द हरिद्वार कॉन्क्लेव। यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग है। तो इस रिस्पेक्ट में मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करूंगा। 2-3 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल टाइप के लोग हैं, जो कि इंडिया के अफेयर्स पे कमेंट करते रहते हैं, उनकी बातें लिखी हुई हैं। तो इस रिस्पेक्ट में मैं आई विल नॉट लाइक टू गेट इनटू दिस आर्टिकल। आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट भाई, अनवील योर माइंड्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बता रहे हैं कि वो मुस्लिम फैमिली से आते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 3 जनरेशंस में उनकी फैमिली में किसी भी लेडी ने पर्दा या फिर हिजाब जैसी कोई चीज नहीं की है। तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ भी नहीं है। हिजाब रो चल रहा है, तो इसमें सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर रिचुअल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सोशल और कास्ट सेग्रीगेशंस जो इंडिया के अंदर हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है। एक एज ओल्ड टेंपल रिचुअल है केरला के अंदर, जिसको बोला जाता है काल काजू की चेतु। इसमें होता यह है कि जो टेंपल के प्रीस्ट होते हैं ना, वो ब्राह्मण्स को बुलाते हैं और उनके पैर धोते हैं। अब ये जो पैर धोने वाली प्रथा है, और केवल ब्राह्मण्स के पैर धोने वाली प्रथा है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो पैर धोने वाली प्रथा है, ये पहले इंडिया में चलती थी कई सालों, कई 100 200 400 सालों से, जब ये कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में प्रेवलेंट था, हजारों सालों से कह लो आप। तो अब वो कास्ट सिस्टम उतना आप कह लो सीवियर नहीं है। इन टेम्पल्स में एज अ रिचुअल ब्राह्मण्स के पैर धोए जाते हैं, ब्राह्मण्स के द्वारा। तो इस बात पे सवाल उठा दिया गया केरला के अंदर कि भाई ब्राह्मण्स के आप पैर धो क्यों रहे हो, किस बेसिस पे धो रहे हो पैर, क्या जरूरत है पैर धोने की। तो इसको लेके जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाने लगा। जो केरला का देवा स्वाम बोर्ड है, देखिए केरला में बहुत सारे देवा स्वाम्स हैं जो कि सोशियो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, और ये ट्रस्ट केरला के देवा स्वाम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या बन गई है, इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला आर्टिकल मैं कौन सा डिस्कस करूंगा, एक अच्छा आर्टिकल है बजट में क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी बोला गया, और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं, इंडिया में जो इनोवेटर्स है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इंडिया क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आगे बढ़ सकता है, इस रिस्पेक्ट में वीडियो है, इसको देखेंगे। फिर जो रशिया का अनाउंसमेंट आया कि भाई थोड़ा बहुत पुल आउट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर्स, ये एक अच्छा साइन है पीस का। और ये कैसे हुआ, कैसे जर्मनी और फ्रांस के हेड्स ने अपनी तरफ से एफर्ट मारा, इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट भाई, ये जो इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस हैं कि भाई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी में 6.01% पहुंच गया। इस समय पे हाउस होल्ड्स की जब सर्वे करवाई गई तो उनको क्या लगता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखेंगे। जब भी आईआईपी या फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई डाटा निकल के आता है, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है जो हर 2 महीने पे आती है, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? अपनी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए। तो 4 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला आर्टिकल, द रो ओवर अ रिचुअल इन केरला। ठीक है, द गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रेड अ फाइन लाइन इन एड्रेसिंग द कंट्रोवर्सी और फीट वॉशिंग रिचुअल। तो ये जो एज ओल्ड टेंपल रिचुअल है काल कजचिट्टू, जिसमें ब्राह्मण्स के फीट धोए जाते हैं, मतलब उनके पैर धोए जाते हैं, और उसके बाद उनको खाना खिलाया जाता है एज अ वे ऑफ पीनेंस। मतलब आप अपने पाप को धुलने के लिए ब्राह्मण के पैर धो रहे हो और ओवरऑल उनको खाना खिला रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बकवास चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, ये केरला में कंट्रोवर्सी में आ गया है। ये रिचुअल कुछ हिंदू टेम्पल्स में सेंचुरीज से चल रहा है, कई 100 सालों से चल रहा है। तो कई 100 सालों से चल रहा है तो अब भी चल रहा है। जो भी लोग उस टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं वो ओवरऑल इस रिचुअल को फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में ऐसे बहुत से रिचुअल्स हो रहे हैं जो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं जो कि वो पिछले कई 100 सालों से चले आ रहे हैं। ओवरऑल उनका कोई लॉजिक नहीं है। अब जो व्रत वगैरह रखना है, व्रत रखने का क्या लॉजिक होता है, करवा चौथ का व्रत रखने का क्या लॉजिक है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का आप व्रत रखो, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करो, तो हमारा रीजन क्या होता है, भैया हमारा बिलीफ है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। उसका कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं होता है। सेम गोज फॉर दिस रिचुअल कि भाई ब्राह्मण के पैर धो और उसको खाना खिलाओ तो ओवरऑल पाप धुल जाएंगे। तो इसमें ब्राह्मण्स को बुलाया जाता है, फूड दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। डिवोटीज आते हैं, अपना पेनिटेंस देते हैं। जो आके ब्राह्मणों के पैर धोना चाहता है वो धो सकता है। कई जो ज्योतिष होते हैं वो बोलते हैं कि इस मंदिर में चले जाओ, यहाँ पे जाके पैर धुल दो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स को बुलाया जाता है, ऑनर किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे इस रिचुअल के साथ ये है कि भाई ब्राह्मण्स को बुला के पैर क्यों धो रहे हो। देखिए यहाँ पे किसी आप कह लो लोअर कास्ट पर्सन को बुला के उसको फोर्स नहीं किया जा रहा पैर धोने के लिए, जो चाहे वो जाके धोए। और टेम्पल प्रीस्ट पैर धोते हैं, वो भी हाई कास्ट के। तो यहाँ पे आउटराइटली
कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा रही है कि आप आके पैर धो, ठीक है ना। अगर टेंपल प्रीस्ट ही ब्राह्मण का पैर धो रहा है या फिर अपनी मर्जी से वॉलंटरली बाहर से कोई इंडिविजुअल आके टेंपल के अंदर पैर धो रहा है, तो उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इस प्रकार के पैर धोने वाले रिग्रेसिव रिचुअल चालू क्यों है, ये कास्ट हायरार्की को आगे बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस रिचुअल के अंदर पब्लिक बैकलैश हो रहा है। सरकार भी कभी कभी, सरकार के भी कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पे ओवरऑल स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे केरला की जो देवास्वाम मिनिस्टर है के राधाकृष्णन, ओके, इन्होंने ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिचुअल के अगेंस्ट ओपनली स्टेटमेंट दे दिए। देखिए, अब सरकार का मिनिस्टर अगर इस प्रकार के रिचुअल्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है तो वो दिखाता है कि भाई सरकार की पॉलिसी क्या है। और अभी की जो केरला की सरकार है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करती है, जो कि बिल्कुल सही होना भी चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोचीन का जो देवास्वाम बोर्ड है, जो कि कुछ ऐसे टेंपल्स को सेंट्रल केरला में मैनेज करता है जहां पे ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यहां पे क्या हुआ, इट वाज फोर्स्ड टू कॉल ऑफ और मॉडिफाई द रिचुअल इन 3 टेंपल्स। 3 टेंपल्स में इस रिचुअल को मॉडिफाई करना पड़ा या फिर उसको बंद करना पड़ा। फिर कुछ टेंपलों में ओवरऑल इस देवास्वाम बोर्ड ने, कोचीन देवास्वाम बोर्ड ने क्या किया कि इस रिचुअल का नाम बदल दिया सोशल क्रिटिसिज्म को बचाने के लिए। तो सोशल क्रिटिसिज्म हो रहा था इस रिचुअल के रिस्पेक्ट में, तो उसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया इसका? समाधान एट श्री पूर्णा थ्रियासी टेंपल। त्रिपुराथिरा में जो श्री पूर्णा थ्रियासी टेंपल है, वहां पे इस पर्टिकुलर रिचुअल का नाम रख दिया गया समराधान, ओके। फिर ये जो कोचीन देवास्वाम बोर्ड था, इसने थांथ्री समाजम के साथ कुछ कंसल्टेशन किया। ये थांथ्री समाजम टेंपल प्रीस्ट का एक फोरम है, और ये बोला कि देखिए ये जो रिचुअल है ना, दैट शिल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट इट विल बी ओपन फॉर ऑल दोज हु ऑफर पूजास एट द टेंपल। मतलब यहां पे जो पैर धोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण्स के पैर धोए जाएंगे, किसी भी कास्ट के पर्सन के पैर धोए जा सकते हैं। किसी भी कास्ट के पर्सन के द्वारा वॉलंटरली जो अपने आप आगे आके बोले, कोई वॉलंटरली आगे आके कहता है कि भाई मेरे पैर धो, तो कंसीडर किया जा सकता है। कोई वॉलंटरली आके आगे बोले कि भाई मैं पैर धोना चाहता हूं, तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि टेंपल के अंदर ये जो प्रैक्टिस चल रही है, इट इज एन ओनली ब्राह्मण प्रैक्टिस। ये ब्राह्मण सी है। देखो, टेंपल के प्रीस्ट भी ब्राह्मण है, टेंपल में जो लोगों के पैर धोए जा रहे हैं वो भी ब्राह्मण है। तो ओवरऑल इन सारी की सारी एक्टिविटीज में सिर्फ ब्राह्मण इन्वॉल्व है। और यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे क्लियर कट सेग्रीगेशन होता है, भले ही यहाँ पे सामने सामने डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ना भाई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ और यहाँ पे इश्यूज उठ के आए हैं कुछ दिन पहले। देखिए, गुरु वायुर देवास्वाम करके जो केरला में है, उसने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में बोला कि भाई श्री कृष्णा टेंपल में जब भी फेस्टिवल होगा, वहां पे खाना बनाने के लिए कुक चाहिए होते हैं। तो जो भी कुक, क्लीनर, वॉशर, हेल्पर जो भी होंगे वो सब ब्राह्मण होने चाहिए, किसी और कास्ट के पर्सन को हम रिक्रूट नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही कास्ट सेंट्रिक डिसीजन था कि आप टेंपल के अंदर काम करने के लिए कास्ट के आधार पर सिर्फ ब्राह्मण्स को रिक्रूट कर रहे हो। तो कुल मिला के कुछ ऐसे कस्टम्स इन केरला के टेंपल्स, वो केरला ही क्यों, देश के सारे टेंपल्स में जहां पे कास्ट के नाम पे सेग्रीगेशन होता है, जहां पे ब्राह्मण्स अभी भी अपनी सत्ता जमा के बैठे हुए हैं। तो जो केरला के देवास्वाम मिनिस्टर हैं, मिस्टर राधाकृष्णन साहब, जो कि आप कह सकते हो कि देवास्वाम पोर्टफोलियो को संभालने वाले सेकंड दलित। अब सोचिए, ये सबसे प्रोग्रेसिव चीज है इंडिया की जो कि होनी चाहिए। जो भी सोशियो रिलीजियस ट्रस्ट है केरला के अंदर, जिसके अंदर सारे मंदिर आते हैं, उन मंदिर को ओवरसॉ करने के लिए जो देवास्वाम मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसके मिनिस्टर एक दलित है। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, ओके। तो मिस्टर राधाकृष्णन यहाँ पे ओपनली इस प्रकार की कास्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मेशन के फेवर में है, और ये बहुत अच्छी बात है। जब ऊपर के लेवल पे बैठा हुआ एक मिनिस्टर पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, सोशल रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेगा, तो नीचे जो लोग भी आप कह लो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, जो सरकार है ना केरला की, वो थोड़ा चुप है। सरकार की तरफ से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं आ रहे। सरकार ने सारा काम किसको दे दिया है, तो देवास्वाम मिनिस्टर राधाकृष्णन साहब को दे दिया कि तुम देखो भाई। अच्छा, हालांकि कुछ यहाँ पे प्लेयर्स जो कि ओवरऑल इन कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े हुए हैं, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, उनका ये बोलना है कि भाई ये तो हमारी प्रैक्टिसेस है, हिंदू प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, टेंपल्स के कस्टम में क्या हो रहा है, इसमें आप क्यों इंटरफियर कर रहे हो, हम आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे ना। मतलब जो टेंपल प्रीस्ट है, उनका ये बोलना है कि भाई हम ऐसा तो कर नहीं रहे कि हम किसी लोअर कास्ट के पर्सन को बुला के उससे जबरदस्ती कर रहे हो, हम आपस में कोई भी कस्टम फॉलो करें, आप हमसे आके क्यों बोलते हो। तो इस बात को लेकर एक बहसा बहसी भी हुई है। अलग अलग जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो स्वामी चिदानंद पुरी,
ये हेड है मार्ग निर्देशक मंडल ऑफ केरला धम्माचार्य सभा। ये प्लेटफॉर्म है हिंदू स्पिरिचुअल हट्स ऑफ स्टेट का। इनका ये बोलना है कि जब गवर्नमेंट सेक्युलर है तो ये सेक्युलर गवर्नमेंट टेंपल प्रैक्टिस में इंटरफेयर क्यों कर रही है, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन टेंपल प्रैक्टिसेस। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। केरला की जो सीपीआई सरकार है 2018 में सबरीमाला डिसीजन जब इन्होंने बोला था कि हर कास्ट के लोग और हर एज ग्रुप के लोग सबरीमाला में जाके पूजा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो अपर कास्ट हिंदूज थे वो ओवरऑल सीपीआईएम की सरकार से काफी नाराज हो गए थे। तो सीपीआईएम की सरकार ओपनली तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इन्होंने अपने देवास्वाम मिनिस्टर को खुला छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना हो करो, और वो ओपनली इन कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो एक अच्छी बात है यहाँ पे, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी हो रहा है उसको रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ एज ओल्ड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जा रही है टेंपल्स के अंदर। अब ये रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस भले ही किसी लोअर कास्ट के इंसान को सीधे सीधे इफेक्ट ना करें, लेकिन है तो रिग्रेसिव। तो यहाँ पे क्या आउटकम निकलना चाहिए ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये जो हिंदू बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बोल रहे हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कुछ करने के लिए, वॉलंटरली हो रहा है जो हो रहा है, और ये हमारी एज ओल्ड प्रैक्टिस है, तो इसको आप जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो। क्या ये लॉजिक आपको इनका सही लगता है, या फिर राधा कृष्णन साहब का लॉजिक सही लगता है कि नहीं भाई ये सब नहीं होना चाहिए। प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नेक्स्ट चलते हैं, साइंस ऑफ पीस, रशियाज पुलिंग बैक of some troops suggest it sees potential in Macron shows। मैक्रोन मतलब फ्रांस के हेड, शोस मतलब जर्मनी के हेड। तो रशिया ने अनाउंस किया कि भैया यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को वापस खींच लेंगे। अब तक डी एस्केलेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। रशिया ने हमेशा मेंटेन किया है कि इनका कोई भी प्लान नहीं था यूक्रेन को अटैक करने का, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे थे। उसके बाद अब देखो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड थे, वॉरशिप्स डिप्लॉयड थे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड थे, और यूएस ने साफ साफ वार्निंग दे दी थी कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। यूएसए ने तो अपनी अमेरिकन एम्बेसी को भी यूक्रेन की कैपिटल कीव में बंद कर दिया। तो जब यूएसए ने इतने स्ट्रांग स्टेप्स लिए तो सबको ये लगा कि नहीं भाई अब तो अटैक आना ही है रशिया की तरफ से। लेकिन ओवरऑल फिर आप देखोगे तो हंगरी के लीडर विक्टर ऑर्बन हो गए, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो गए, जर्मनी के ओलाफ शोल्स हो गए, ये सब मॉस्को गए। मॉस्को में जाके इन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की। बीच में आपने ऐसी भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहां पे ये बोला गया कि भाई पुतिन अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, बाकी लीडर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर मैक्रोन, मिस्टर ओलाफ शोल्स के इंटरवेंशन की वजह से यहां पे व्लादिमीर पुतिन पे प्रेशर पड़ा। व्लादिमीर पुतिन और रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को यहां पे शांत किया गया। ओवरऑल यूक्रेन की सिविल स्ट्राइफ को दूर करने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट के हिसाब से बातें होंगी, ये सब चीजें बोली गई। और कुल मिला के कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन थोड़ा बहुत तो इस बात से आप कह लो कन्विंस्ड है कि हाँ भाई इन निगोसिएशन से रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो एड्रेस हो रहे हैं, इसीलिए मॉस्को ने अपने कुछ फोर्सेस को वापस खींचा है फ्रंट से। जो तीन मेन कंसर्न्स हैं यहाँ पे रशिया के। कौन? पहला कंसर्न कि भाई ये नहीं चाहता कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज नाटो की मेंबर बने, खासकर जॉर्जिया और यूक्रेन। दूसरा, ये जो नाटो है ये नाटो रशिया की बाउंड्री के पास अपने मिलिट्री ड्रिल्स ना करे। ईस्टर्न यूरोप में, ब्लैक सी में, अभी ब्लैक सी में टर्की भी है, ब्लैक सी में आप कह लो बहुत सारी नाटो कंट्रीज भी है, यूक्रेन भी है, और यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको तो रशिया ने कब्जा लिया। तो अब ये जो ब्लैक सी है, रशिया को अगर मेडिटेरेनियन सी पहुंचना है तो ब्लैक सी के थ्रू पहुंचता है। तो ब्लैक सी के अंदर रह रह के जब मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है नाटो और ईस्टर्न यूरोप में, तो वो रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन का बोलना है। तो इनका बोलना है यूक्रेन क्राइसिस सॉल्व करनी है तो ईस्टर्न यूरोप और ब्लैक सी में मिलिट्री ड्रिल्स मत करो। तीसरा, ये जो डॉनबॉस और डोनेट्स रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन का, जहां पे रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट है, ये जो पर्टिकुलर जगह है यहां पे ओवरऑल डी एस्केलेशन मिन्स्क प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। ये तीन शर्तें यहां पे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ने रख दी हैं, और कहीं ना कहीं ये तीनों शर्तें वेस्टर्न लीडर्स मान रहे हैं। ये जरूरी, ये सच बात है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने जबरदस्त प्रेशर डाला है मॉस्को के ऊपर, बहुत खतरनाक प्रेशर डाला है मॉस्को के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन दबे नहीं। व्लादिमीर पुतिन अपनी आइडियोलॉजी पे डटे रहे, और ये चीज कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को फायदा दे रही है। मेरे हिसाब से तो इस पूरे के पूरे आप कह लो जो भी स्टैंड ऑफ था या फिर जो भी मिलिट्री प्रेशर था रशिया का ऑन यूक्रेन बॉर्डर, इसमें एट द एंड विनर रशिया निकल के आ रहा है। ओके,
यूएस यहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है और नुकसान यहां पे यूक्रेन का भी काफी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे आप कह लो नेगोशिएशन में एक बात तो क्लियर हो गई है कि क्रीमियन पेनिनसुला जो कि 2014 से पहले तक यूक्रेन के पास था, अब वो रशिया के पास ही रहने वाला है। क्रीमियन पेनिनसुला अब यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा, ये बात एकदम क्लियर है। और डॉनबास और डोनेट्स रीजन में अगर मिंस्क प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो यूक्रेन की सरकार की पूरी तरीके से नहीं चल पाएगी, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी रशियन बैक सेपरेटिस्ट को। और कल की डेट में इतनी ऑटोनॉमी के चलते ये इलाका कभी भी रशिया की तरफ जा सकता है, ये हमेशा यूक्रेन की तरफ रहेगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। तो कुल मिला के यूक्रेन इज द लूजर है। यूएस को तो क्या ही फर्क पड़ता है, जर्मनी फ्रांस को तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो एक थर्ड पार्टी कंट्री की तरह सोचेंगे ना। उनको तो ये लगेगा कि भाई, अब जर्मनी को ये लगेगा कि हमको रशिया से गैस चाहिए, फ्रांस को भी यही लगेगा। यूएस शुरू में तो पचड़े में घुस गया, यूएस ने यूक्रेन को एश्योरेंस दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे फेवर में आ जाओ, तुमको नाटो में जोड़ लेंगे। कहां जोड़ा यूएस ने नाटो में यूक्रेन को? अगर जोड़ना होता तो जोड़ ही लिए होते, लेकिन नाटो के साथ जोड़ लिए होते जंग छिड़ गई होती, और इतना बड़ा रिस्क यूएस से कभी भी यूक्रेन के लिए लेगा नहीं। तो कुल मिला के चीजें बहुत ज्यादा एंटी यूक्रेन हो गई। 2014 से पहले तक यूक्रेन के अंदर प्रो मॉस्को सरकार थी, अब वहां पे प्रो वेस्टर्न सरकार आ गई 2014 में। इसके बाद उनके यहां से क्रीमिया चला गया, तो अब तो यूक्रेन के लीडर सोचते होंगे इससे बेटर तो हम प्रो मॉस्को ही रहते, कम से कम क्रीमिया तो हमारे पास रहता, इस वेस्टर्न हेड को ज्वाइन करके भी हमने क्या ही कर लिया। तो ये सब चीजें बहरहाल अभी के लिए न्यूज अच्छी निकल के आ रही है। रशिया ने अपनी ड्रिल्स और मिसाइल डिप्लॉयमेंट को थोड़ा कम किया है यूक्रेन की बॉर्डर पे, मिंस्क 2 के हिसाब से चीजें सॉल्व की जाएंगी। फोर्सिबल फ्यूचर में शांति के पथ पे चल रहे हैं दोनों लोग। कौन? रशियन फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। यहां पे रशियन फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट के बीच में कुछ मांडवली से होती नजर आ रही है, और ये मांडवली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल की डेट में अगर एक आउटराइट वॉर हो जाता है तो वो किसी के भी फेवर में नहीं होगा। इस इलाके में तो तबाही होगी ही होगी, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट आएगा। तो वेस्ट और रशिया को बैठ के एक लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। ये अब तक की यूरोप की सबसे डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस है, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें, और इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है, लेकिन यहां पे एक ही लूजर है, और वो लूजर है यूक्रेन। इट रियली फील्स सॉरी फॉर यूक्रेन्स पीपल। क्रीमिया इनके पास से चला गया, डॉनबास डोनेट्स रीजन में यहाँ पे इनकी नहीं चल पा रही है। सच में अगर आप एक यूक्रेनियन हो, यूक्रेन के नागरिक हो, आप अंदर से काफी ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, आप इस बात को समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टेनुअस टैग। द आरबीआई मस्ट बी रेडी टू रिकैलिब्रेट इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस एंड शिफ्ट पॉलिसी स्टैंस। देखिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये पहुंच गया जनवरी में 6.01%। इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में भी बात की थी। जो आरबीआई का बैंड है ना, 4 ±2% का, 2% से लेके 6% के बीच का, ये 6% को ब्रीच कर चुका है। यहां पे कौन? हमारा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जनवरी का। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि आरबीआई ने पहले ही बोला था कि भाई आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है, इस इन्फ्लेशन के बढ़ने में एक जो निगेटिव मेन फैक्टर है वो ये है कि जो हमारा हिंटरलैंड है, जो हमारे रूरल इलाके हैं, वहां पे जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो दिसंबर में 3.39% था और जनवरी में पहुंच गया 5.1% पे। और रूरल इलाके में जो ऑयल और फैट्स का इन्फ्लेशन है वो 18.7% पहुंच गया। तो रूरल इलाकों में अगर फूड प्राइस का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी गरीब जनता को बहुत ज्यादा मारता है। ओके, और इस इन्फ्लेशन के बढ़ने की एक वजह है एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। हम लोग एक चीप मनी पॉलिसी को, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को इस समय पे फॉलो कर रहे हैं, और इसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है। मार्केट में पैसे ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, नो डाउट। जब मार्केट में लिक्विडिटी, अमाउंट ऑफ मनी ज्यादा होता है, पैसा बढ़ता है। अब फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक्सपेक्ट किया गया था आरबीआई से कि वो अपने अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस को थोड़ा बदलेंगे, टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, मार्केट से लिक्विडिटी थोड़ी कम करेंगे। लेकिन ओवरऑल ऐसा यहां पे आरबीआई ने नहीं किया। अभी भी आरबीआई और ओवरऑल सरकार का ये टारगेट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ही रखना चाहते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रखना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या है, तो मैं पहले भी कई बार आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, और रमेश सिंह में मैंने बहुत डिटेल में इकोनॉमी में ये चीजें पढ़ाई हैं। हमारे गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि भैया 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में जो इन्फ्लेशन होगा वो 4.5% होगा, कम होने वाला है। अब कम किस बेसिस पे बोला है? तो शक्तिकांता दास साहब का बोलना है कि देखिए, इस साल इन्फ्लेशन बढ़ा है तो बेस इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। इस जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पिछले साल
2019-20 में, ठीक है, 2019-20 में चीजों की वैल्यू थी 100 रुपए, 2020-21 में हो गई 108 रुपए। तो 100 से 108 हो गई, तो 8% का इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन 2020-21 से 2022-23 में हो गई 113 रुपए। तो 100 से 108 का जो परसेंटेज इंक्रीज है 8%, लेकिन 108 से 113 का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो लगभग 4% होगा। तो चूंकि 108 के चलते यहां पे बेस इफेक्ट बड़ा हो गया है, तो 2021-22 के बड़े बेस इफेक्ट के चलते 2022-23 में हमको इन्फ्लेशन थोड़ा कम नजर आएगा, ये बोल रहे हैं शक्तिकांत दास साहब। हालांकि अभी इंटरनेशनल भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चीजों को अफेक्ट करते हैं। यूक्रेन रशिया की टेंशन आगे कितनी बढ़ेंगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में कितना प्राइस का इंक्रीज होता है। अभी के लिए ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो पिछले 7 सालों के सबसे ज्यादा हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो इन्फ्लेशन है जनवरी के महीने में वो ज्यादा हुआ है। रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखो तो पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हो गए थे, जो कि एक्साइज ड्यूटी कट्स हुए थे। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा रहते हैं, तो नो डाउट उसका इफेक्ट पेट्रोल डीजल के दामों पर नजर आएगा ही आएगा। केंद्र की सरकार यहां पे पेट्रोल डीजल में सब्सिडी देगी, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ये जो ऑयल मार्केटर्स हैं जो कि ऑयल बेचते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दी जाएंगे। अभी वैसे भी इलेक्शन सीजन है और मार्च तक ये इलेक्शन सीजन खत्म हो जाएगा। जैसे ये इलेक्शन सीजन खत्म होगा, अलग अलग राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार तेल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगी, फिर से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ओवरऑल अगर देखें तो IHS किट मार्केट का जो मंथली सर्वे आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का, इसने बताया कि नो डाउट जनवरी के महीने में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा है, नए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कम हुए हैं। क्यों कम हुए? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। देखिए ग्रोथ तो कम होगी ही ना। समझिए, पहले 100 रुपए की इकोनॉमी थी, फिर 115 रुपए की इकोनॉमी हुई, तो 15% की ग्रोथ नजर आ रही। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो ग्रोथ तो 9% हुई ना। 6% की ग्रोथ तो इन्फ्लेशन खा गया। तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है ग्रोथ भले ही आपको ज्यादा होती नजर आ रही है इकोनॉमी की, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव ग्रोथ रेट है वो यहां कम होता नजर आ रहा है। फिर आरबीआई ने एक सर्वे करवाया जनवरी में, और जो हाउस होल्ड लेवल पे लोग हैं उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अब हाउस होल्ड लेवल के लोगों को जनवरी 2021 में लग रहा था कि इन्फ्लेशन है 10.7%। ओके, सॉरी, जनवरी 2022 में लग रहा था कि इन्फ्लेशन है 10.7%, लेकिन नवंबर 2021 में कितना लग रहा था? 12.6%। अब समझिए, एक तो इन्फ्लेशन जो निकल के आया सरकारी फैक्ट्स के हिसाब से, एक हाउस होल्ड के लेवल पे जब सर्वे कराया गया तो लोगों को क्या लग रहा है कितनी महंगाई है, तो लोगों को लग रहा है जनवरी 2022 में कि महंगाई 10.7% है। मतलब इसका क्या है कि लोगों को चीजें महंगी लग रही हैं। और यहां पे कंज्यूमर परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही कंज्यूमर है जो ओवरऑल मार्केट में जाके चीजें खरीदेगा, पैसा खत्म करेगा। तो अगर लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास जितना भी पैसा है अवेलेबल है वो कम खत्म करेंगे, और अगर वो कम खत्म करेंगे तो नो डाउट कंजम्पशन घटेगा। कंजम्पशन घटेगा तो मार्केट डिमांड घटेगी, मार्केट डिमांड घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगा बिजनेसेस के द्वारा, और पूरी की पूरी साइकिल नेगेटिव में चली जाएगी। गॉट इट? तो ये सारे के सारे फैसेट्स मैंने आपको यहां पे बताए। तो लोगों का जो परसेप्शन है उसको यहां पे बदलने की जरूरत है, लोगों के अंदर यहां पे कॉन्फिडेंस लाने की यहां पे जरूरत है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ये जो आरबीआई का एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन उठने लगे हैं। थोड़ी टाइट मनी पॉलिसी को यहां पे फॉलो करने की जरूरत है ताकि मार्केट में एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन ना रहे। आरबीआई को यहां पे प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। सरकार को लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। अब ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे करने जाओ तब पता चलता है कि कितनी चैलेंजिंग चीजें हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी आर्टिकल, आफ्टर द बजट क्रिप्टो सिग्नल इंडिया अवेट्स रिफॉर्म। देखिए, यूनियन बजट की स्पीच में हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अनाउंस किया कि भाई देखिए, जो भी आप वर्चुअल एसेट्स में ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर आप 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो क्रिप्टो करेंसीज है, नॉन फंजिबल टोकन है, उसके ऊपर 30% का इनकम टैक्स यहां पे लगा दिया गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? एक तो सबके मन में ये एक दुविधा थी कि भाई सरकार यहां पे क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है। नो डाउट इस बात पे लेके लोगों को सीरियस डाउट्स थे कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। एक चीज अच्छी यहां पे ये हुई है कि क्रिप्टो करेंसी आउटराइटली बैन नहीं हो रही है। उसके ऊपर 30% का अगर टैक्स लगाया केंद्र की सरकार ने तो नो डाउट क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं है, लीगल है वो।
लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी के मैनेजमेंट से रिलेटेड डिटेल्ड नियम कानून सरकार ने अब तक नहीं निकाले हैं। ये एक बड़ा मेजर इशू है। अब इस मेजर इशू को सॉल्व करने के लिए जब आरबीआई अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकालेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है ना कि वो सीबीडीसी निकालेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली उस समय पे ओवरऑल बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी नियम कानून आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा रिलीज की गई डिजिटल करेंसी है, तो इसको रेगुलेट करना, इसकी सप्लाई को मेंटेन करना, इसके प्राइसेस को अफेक्ट करना, इन सब चीजों की ताकत कहीं ना कहीं आरबीआई सरकार के पास होगी। जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइंस, एथीरियम, इनकी खास बात यह है कि भाई इनको कोई रेगुलेट नहीं करता, इनके ऊपर किसी की आप कह लो ओवर सीकनिंग पावर नहीं है, ये अपने हिसाब से ऑटोनॉमसली काम करती हैं। तो इन क्रिप्टो करेंसीज का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि सरकारों का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जब आ जाएगी और उसके अंदर अगर कुछ ऐसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आ जाते हैं जो कि भाई अनरेगुलेटेड सरकारी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग में मुश्किलात पैदा करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल वो बात की बात है, अभी के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि जो क्रिप्टो सिस्टम है वो लीगल हो गया है। अब ये जो लीगल क्रिप्टो सिस्टम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो आपको नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब नॉर्मल कर बिजनेस में क्या होता है, आपको मान लीजिए महीने मतलब साल के एंड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने धंधा चलाया, अब उस धंधे में आपको 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ लेकिन किसी एक जगह पे 14 लाख का फायदा हो गया, तो ओवरऑल आपके साल का फायदा कितना है, 6 लाख रुपए का। तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप अपना फायदा 6 लाख रुपए का दिखाओगे, क्योंकि सरकार आपको ये लेवरेज देती है कि ठीक है भाई, अगर आपके 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया है तो ठीक है, आपके 14 लाख का फायदा हुआ है तो 14 लाख का फायदा, 8 लाख का नुकसान, नेट प्रॉफिट 6 लाख का, 6 लाख पे इनकम टैक्स भरो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने क्या बोला कि मान लो किसी साल में तुमको 8 लाख का नुकसान हो जाता है और 14 लाख का फायदा हो जाता है, तो नुकसान तुम अपना झेलो, इस 14 लाख पूरे पे तुम 30% इनकम टैक्स दोगे। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के मैनेजमेंट पे आप अपने लॉसेस को ऑफसेट नहीं कर सकते। जो आपको लॉस हुआ है उसको साइड रखो, वो अपना तुम निपटो, जितना फायदा हुआ है उसके ऊपर तुम 30% का प्रॉफिट दोगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है इस बार के क्रिप्टो करेंसी को जो लीगलाइज किया है ना, और उसके ऊपर जो 30% का टैक्स लगाया है, उसमें लॉसेस को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं दी है सरकार ने। और जब लॉसेस को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं दी है तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो जितना भी प्रॉफिट यहां पे कमाने वाले हैं उसको सीधे सीधे रुपए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार और हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैसे ट्रैक करेगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आपने अपने ट्रांजैक्शन को केवल क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन, एथीरियम में रखा, आपने उसको रुपए में कन्वर्ट नहीं किया, तो हमारी सेंट्रल बैंक और हमारी टैक्स अथॉरिटी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई क्रिप्टो डीलिंग की है। हाँ, अगर आपने उसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया तब डेफिनेटली आपके ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे पूरे के पूरे एक सपोर्ट इकोसिस्टम को बनाने की जरूरत है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ओवरऑल एक सपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर नियम कानून नहीं बनाओगे तो यहां पे जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे ना कैसे करके ओवरऑल उस क्रिप्टो करेंसी को रुपए में नहीं स्विच करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो रुपए में स्विच करेंगे तो 30% का टैक्स यहां पे प्ले में आ जाएगा, और 30% का टैक्स वो यहां पे देना नहीं चाहते। बहरहाल कुछ अच्छी चीजें भी बता रहे हैं यहां पे कि भाई चूंकि क्रिप्टो करेंसी यहां पे लीगल होती नजर आ रही है, तो जो भी अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकली सेवी और इनोवेशन माइंडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, उस क्रिप्टो करेंसी के कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए जा सकते हैं जिनको डायरेक्ट मार्केट के अंदर पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कल की डेट में हो सकता है कोई ऐसी मोबाइल ऐप आ जाए और उस मोबाइल ऐप में कुछ ऐसे यूनिट्स आ जाए कि आप पनवाड़ी की दुकान पे जाओ या आप किसी भी दुकान पे जाओ और वहां पे रुपए में पेमेंट करने के बजाय उस क्रिप्टो करेंसी की यूनिट से पेमेंट कर दो। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो स्कोप है वो स्कोप बहुत बड़ा है। आगे आने वाले समय में एक बार क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर तरीके से लीगल हो जाए और एक सेट पैटर्न बन जाए उसका मार्केट में, उसके बाद तो जो क्रिप्टो करेंसी की जो प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो इतने यूनिक और इंडिविजुअल आइडियाज लेके आएंगे ना कि पूरा का पूरा मार्केट रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। हो सकता है बिटकॉइंस के इतने छोटे छोटे यूनिट्स कल की डेट में हमें पेटीएम जैसी एप्स में मिल जाए कि हम उससे जाके, जैसे पेटीएम में जाके नहीं आप बारकोड स्कैन करके अभी पेमेंट करते हो सकता है कुछ ऐसी यूनिट्स हो जाए आपकी बिटकॉइन की कि आप सीधे बिटकॉइन से वहां पे पेमेंट करने लगो, और वो यूनिट्स इतनी छोटी हो जो आपको 50-100 रुपए में मिल रही हो। एनीथिंग कैन हैपन। ओके, इस पर्टिकुलर चीज में, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में एक आइडिया और निकल के आ रहा है जिसको बोला जा रहा है डिफाई, DEFI। ठीक है, DEFI का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कंसेप्ट के अंदर
क्रिप्टो करेंसी की यूनिट्स को इस्तेमाल करके ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर चीज में पार्टनरशिप लेना, स्टेक्स लेना, ओवरऑल पैसे को लैंड करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करेगा। तो पैसा यहां पे बिल्कुल रुपए के फॉर्म में नहीं होगा, पैसा यहां पे बिटकॉइंस और बाकी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होगा। और इस क्रिप्टो करेंसी की डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, इसको डायरेक्ट किसी और को उधार पे दे सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप स्टेक्स खरीद सकते हो, डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप ओवरऑल लेंडिंग कर सकते हो, इंटरेस्ट पा सकते हो। तो इंटरेस्ट, बोरोइंग, लेंडिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, डेरिवेटिव, एसेट्स, ये सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगा। इसमें किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी भी प्रकार के पेपर वर्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये डेफी एक ग्लोबल पीयर टू पीयर कंसेप्ट है। पीयर टू पीयर मतलब जैसे अभी के लिए आपको ओवरऑल पैसा चाहिए लोन पे, तो आप क्या गए, आपको कार खरीदनी, लोन पे पैसा चाहिए, आप पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचे, पंजाब नेशनल बैंक ने आपको कार लोन दिया। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसा कहां से आ रहा है? किसी ने जाके अपना पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, और वही पैसा बैंक आपको उधार पे घुमा रही है। तो बैंक एक थर्ड पार्टी प्लेयर है, और ओवरऑल जो दो लोगों के बीच में डीलिंग हो रही है उसके बीच में थर्ड पार्टी कौन है? बैंक है। लेकिन यहां क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के टारगेट को इस्तेमाल करके पीयर टू पीयर, मान लो मैं क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाला हूं, आप बेचने वाले हो, तो हमारे दोनों के बीच में कुछ नहीं है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है बस, जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, सेंट्रल कमांड के बेसिस पे काम कर रही है। ओके, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे अकाउंट में कुछ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, दूसरे पार्टी के अकाउंट में कुछ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, दोनों में से किसी ने भी अगर डिफॉल्ट किया तो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से बिटकॉइंस या कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वो डेबिट हो जाएगी। तो इस प्रकार के इनोवेशंस आगे आने वाले समय में आ सकते हैं। थर्ड पार्टी प्लेयर्स बिल्कुल इनिवेट मतलब एलिमिनेट हो सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जबरदस्त तरीके से यहां पे काम कर सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल ही खुली छूट देना भी सही नहीं है। कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेशन यहां पे जरूरी है। कुछ ओवरऑल रेगुलेशन सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बनाए जाने जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जितनी अच्छे इनोवेशन होंगे उतने ज्यादा फ्रॉड भी होंगे। और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के फुल पोटेंशियल को अगर यूज करना है तो हमारे देश के स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस और जो लो एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इनके पास ये काबिलियत होनी चाहिए और फैसिलिटी होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग कर सके। अभी के हिसाब से तो क्रिप्टो करेंसी में वही लोग डील कर रहे हैं ओवरऑल जो हायर एंड ऑफ द ब्रैकेट में आते हैं। नॉर्मल कर आम आदमी आपको कम ही नजर आएगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हुआ। लेकिन आगे आने वाले समय में आम आदमियों तक, स्मॉल और मीडियम साइज इन्वेस्टर्स तक ओवरऑल अगर इस क्रिप्टो करेंसी में पहुंचाना है तो कुल मिलाकर सरकार को प्रॉपर नियम कानून बनाने पड़ेंगे। सरकार को एक कहते हैं लॉजिकल टैक्स रेट्स को यहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लॉसेस को ऑफसेट करने की सुविधा देनी पड़ेगी, तब जाके जो क्रिप्टेड माइंडेड सिटीजन्स है इंडिया के, वो पूरी तरीके से इस क्रिप्टो के इकोनॉमिक स्फीयर में अपने आप को एंगेज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में इंडिया क्रिप्टो करेंसीज के बेनिफिट का, क्रिप्टो करेंसीज के पोटेंशियल का फायदा उठा पाएगी। तो ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। बाकी बहुत से सवाल भी पूछे हैं ऑथर ने यहाँ पे। अब सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं डिस्कस करने का, हमें आंसर्स चाहिए। जो मेन पॉइंट्स आंसर्स के फॉर्म में और आप कह लो कि सॉल्यूशंस के फॉर्म में ऑथर ने दिए थे, वो मैंने सब डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजफुल लगी हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे पॉइंट जरूर देना। कोई भी आर्टिकल में डिस्कस करता हूं, इफ यू हैव समथिंग यूनिक टू टेल प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।